45 मिनट बस। देखते कितना होता है। अरे यार उतना नहीं होता इसमें यार ना, ये इसको इतना पढ़ना पड़ता है। जी हो गया। देखता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसे हमारा इसमें चंद्रवंश में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम देखते हैं थोड़ा कल जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा रिकॉल करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रवंश में हमने कल जो पढ़ा था, चंद्रवंश में हमने पढ़ा था जगत चंद के बारे में। जगत चंद के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा देवी चंद के बारे में हमने कल पढ़ा, देवी चंद। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अजीत चंद के बारे में, अजीत चंद। तो कल हमने जगत चंद के बारे में देखा कि कुमाऊं का चंद्रवंश का स्वर्णकाल जगत चंद के काल को माना जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा इसके समय में तराई में लगभग 9 लाख की आय प्राप्त होती है और 84 कोस में फैले होने के कारण उसको 84 माल परगना कहा जाता था। ये हमने कल पढ़ा। फिर जगत चंद के बारे में हमने देखा कि 1609 में इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1609 गढ़वाल आक्रमण, और गढ़वाल आक्रमण किया जब, तो यहाँ इसको नंदा देवी की, इसने श्रीनगर तक, लगभग श्रीनगर तक इसने जीत लिया था और श्रीनगर जो वाला एरिया था वो एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। ये हमने कल जगत चंद के बारे में सारा कुछ पढ़ा। तो उसके बाद हमने देखा कि जगत चंद को जब यहाँ नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो इसने क्या किया कि खुद 200 असरफियों से नंदा देवी की मूर्ति बनाई और मल्ला महल में ले गया। ये हमने कल जगत चंद के बारे में पढ़ा। जगत चंद ने जो भी कार्य किए, जैसा किया, हमने वो सारे देखे। फिर उसके बाद जगत चंद के बाद हमने पढ़ा देवी चंद के बारे में। देवी चंद के बारे में जब हमने पढ़ा तो देवी चंद के समय पे क्या हुआ कि इसके चंद वंश का अवनति काल बोला जाता है। देवी चंद के काल को क्या बोला जाता है? चंद वंश का अवनति काल। अवनति काल मतलब इसके समय पे क्या हुआ कि धीरे धीरे चंद वंश अपने पतन की ओर बढ़ने लगे। जैसे हमें देखा कि इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। इसकी अन्य उपाधि है कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है वो हमने कल देखा। इसने बेमतलब के अभियान किए, युद्ध किए और ब्राह्मणों का टैक्स माफ कर दिया, वो चीजें जो इसने की, इस कारण इसकी तुलना जो सल्तनत काल में तुगलक वंश था उससे मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी तुलना की गई है। ये हमने कल की क्लास में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके समय 2 बिष्ट भाई जो आते हैं उनकी चर्चा होती है, बिष्ट भाइयों की। इन बिष्ट भाइयों में थे माणिकमल गेंडा बिष्ट, माणिकमल गेंडा बिष्ट व पूरणमल गेंडा बिष्ट, पूरणमल गेंडा बिष्ट। ये हमने देखा। तो बिष्ट भाइयों की चर्चा होती है। इससे पहले भी हमने जब चंद्रकाल में देखा था, तो चंद्रकाल में जब विजय चंद एक शासक था, विजय चंद हमने देखा था चंद्रकाल में, उसके समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब विजय चंद वंश का राजा था तो उस समय हमने क्या देखा कि विजय चंद के समय हमने देखा कि सकराम कारगी हो गया। ये हमने पढ़ा, त्रिमूर्तियां पढ़ा था। सकराम कारगी हो गया। उसके बाद था विनायक भट्ट और पीरू गोसाई। हमने पढ़ा था कि इस समय भी क्या हुआ कि इन तीनों ने दरबार में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था। तो देखा कि कैसे हमने इन तीनों ने विजय चंद को मरवाया। फिर तिरमल चंद शासक बना। बोला जाता है कि तिरमल चंद का भी हाथ था उसमें, विजय चंद को मरवाने में। तो हमने देखा धीरे धीरे चंद वंश में ये चीजें पहले से ही चली आ रही थी। जो अदर लोग थे वो दरबार में हस्तक्षेप कर रहे थे। ये हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा। फिर इस समय जब देवी चंद शासक बना तो इस समय ये 2 बिष्ट भाई जो थे, माणिकमल गेंडा बिष्ट व पूरणमल गेंडा बिष्ट, इनका क्या हुआ, दरबार में हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों क्या कि इसको सलाह देने लगे कि भाई वहां आक्रमण कर, ये कर। तो इसी चक्रों में से कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक काफी खर्च इसने कर दिया। इसे विक्रमादित्य बनने की इसको वो थी, विक्रमादित्य ये बनना चाहता था। इसमें इसने काफी जो धन था वो बर्बाद कर दिया। बेमतलब के अभियान, अब एक सैन्य अभियान अगर करना है तो लाखों का खर्च होता है, तो इसने तो बेमतलब के बहुत किए। इसीलिए इसे चंद वंश का अवनति काल बोला जाता है। कोई भी चीज हमने देखी है कि पहले जब शुरू होता है तो धीरे धीरे शुरू होता है और मिडिल फेज में बहुत अपने चरम सीमा पर होता है। वही चंद वंश का सारे राजा आए, इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, अनेक युद्ध जीते, वो किए। जो भी होता है मिडिल फेज सही होता है, मिडिल फेज में चीजें एकदम ऊपर जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे कोई ऐसा राजा आता है, धीरे 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 नीचे की साइड वो पतन की ओर चला जाता है। जैसे हमने भी देखा कि वीणाचंद के समय भी हमने देखा कि चंद वंश जो था अपने पतन के काल में पहुंच गया था। वीणाचंद के समय भी फिर हमने देखा था कि वीर चंद ने पुनः चंद वंश की स्थापना की। तो इस समय भी जो बोला जाता है देवी चंद के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेमतलब के अभियान हुए
अब इन्होंने क्या किया कि जब इनका दरबार में हस्तक्षेप बढ़ा तो इन्होंने इसको मार दिया। किसको मार दिया? देवीचंद को मार दिया। किसने? माणिकमल गेंडा बिष्ट ने और पूरणमल गेंडा बिष्ट ने। ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्हें अब देवीचंद को मार दिया तो कोई चंद राजा मिला नहीं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कठेड़ रोहिलखंड वाला एरिया था, वहां एक नरपत सिंह कठेड़िया था, नरपत सिंह कठेड़िया। तो नरपत सिंह कठेड़िया के पास ये गए, बोला कि भाई अपना जो पुत्र है ये अजीत चंद को ये कहाँ से लेके आए? नरपत सिंह कठेड़िया से नीचे जो तराई वाला एरिया था वहां से लेके आए चंद्रवंश की गद्दी पर बैठाने के लिए। कौन लेके आए? ये बिष्ट भाई लेके आए। और इस समय इन्हीं का पूरा दरबार में इन्हीं का चल रहा था, इन्हीं के कहने पे सारी चीज हो रहे थे, तो इनका हस्तक्षेप बहुत बढ़िया था दरबार में। जब ये इसको लेके आए तो उसके बाद क्या हुआ? इसका जो संबंध बोला जाता है कि ये ज्ञानचंद जो था, ज्ञानचंद के वंशज में माना जाता है। किसे? ये जो था अजीत चंद को। फिर अजीत चंद राजा बना। तो अजीत चंद जब राजा बना धीरे धीरे, तो इसने क्या किया कि इन दोनों ने अजीत चंद को भी मरवा दिया। इसने बिष्ट भाइयों ने। तो अजीत चंद की भी इन्होंने हत्या कर दी और फिर चंद्रवंश की गद्दी होगी खाली। तो ये फिर से दोबारा कहा गई नरपत सिंह कठेड़िया के पास गए, बोले कि भाई चंद्रवंश खाली हो गया, अपना दूसरा बेटा भी दे दे। तो उस समय क्या हुआ कि जो नरपत सिंह कठेड़िया थे उन्होंने मना कर दिया, बोला कि भाई नहीं, मेरा एक पुत्र तो वैसे भी मर चुका है, दूसरे को मैं नहीं दे सकता। ये किसने बोला? नरपत सिंह कठेड़िया। तो फिर बिष्ट भाइयों को हो गया कि यार अब किसको राजा बनाए, चंद्रवंश में कोई मिल नहीं रहा है। अब फिर क्या हुआ कि ये गए डोडी नेपाल वाले एरिया में ये गए और वहां से लेके आए एक ये कल्याण चंद को। तो इसके बाद जो शासक आता है वो आता है कल्याण चंद। तो कल्याण चंद के बारे में हम देखते हैं। एक बालो कल्याण चंद जो थे वो अलग थे, जो अल्मोड़ा राजधानी ले गए थे 1563 में, वो अलग थे। वो ये है कल्याण चंद चतुर्थ, इनका नाम आता है कल्याण चंद चतुर्थ। अब जो बिष्ट भाइयों का हमने देखा कि ये अब जब इन्हें मिला नहीं तो इन्होंने क्या किया कि अब ये डोडी वाले एरिया में, नेपाल वाले एरिया से बोला जाता है, यहाँ से ये किसको लेके आए? कल्याण चंद को लेके आए। कल्याण चंद को इन्होंने बोला कि भाई चलो वहां जरूरत है, और इसको बना दिया, राजा बना दिया। किसको? कल्याण चंद को। तो अब कल्याण चंद जो अगले राजा है चंद्रवंश के, कल्याण चंद है। कल्याण चंद के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो ये चीजें सब कल्याण चंद, अब धीरे धीरे बढ़े हम कल्याण चंद के बारे में। तो कल्याण चंद ने सबसे पहले क्या किया? इसको पता था, इसने जो बिष्ट भाई थे उनको मरवा दिया, बिष्ट भाइयों को मार दिया। पहले भी हमने देखा जो त्रिमूर्तियां थी, संग्रामकार की, पेरू गोसाई, विनायक भट्ट। जैसे ही तिरुमल चंद राजा बना था तो सबसे पहले तिरुमल चंद ने उनको मारा था, ये हमने पहले पढ़ा है। तो वही ये भाई साहब चालाक थे। कौन? कल्याण चंद। इनको पता था कि भाई यहाँ क्या क्या चल रहा है, तो इन्होंने सीधे क्या किया कि सबसे पहले इसको मरवा दिया। किसे मार दिया? बिष्ट भाइयों को मार दिया। क्योंकि बिष्ट भाइयों ने दो देवी चंद की हत्या अलग की थी, फिर अजीत चंद की हत्या भी की थी। इसके बाद जब कल्याण चंद बना, इसने सबसे पहले क्या किया? बिष्ट भाइयों को मार दिया। और बिष्ट भाइयों को मार दिया कि बोला जाता है कि उसके बाद इसने क्या किया कि चंद्रवंश के जो कुंवर थे, चंद्रवंश के कहीं भी इसने बोला कि जहां भी कुंवर है उन सबको इसने मरवा दिया। इसने, कल्याण चंद ने बोला कि कहीं भी अगर कोई दिखे तो इनको मार दो, क्योंकि इसको भी डर था कि पता चला कि कोई किसी के साथ मिलके मेरी हत्या कर दे। तो इससे पहले क्या किया इसने? खुद ही जहां जहां कुंवरों का जहां जहां संबंध था वहां वहां इसने क्या किया? उनको मरवाने का वो कर दिया। ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि जो ब्राह्मणों थे, ब्राह्मणों का भी इसने हत्या करना चालू कर दिया, ब्राह्मणों का। तो अब ये चीजें हुई कल्याण चंद के समय। धीरे धीरे इसने पहले बिष्ट भाइयों को मारा, फिर कुंवर जहां भी इसको दिखेगी कुछ कुंवर थे उनको भी इसने मारा। फिर उसके बाद इसने कहीं ब्राह्मणों की हत्या की, इसने कल्याण चंद चतुर्थ ने। अब इसके समय क्या हुआ कि एक नाम आता है हिम्मत सिंह रौतेला का, हिम्मत सिंह रौतेला। तो क्या हुआ कि जो हिम्मत सिंह रौतेला है कि कल्याण चंद ने बोला जाता है कि इसकी हत्या कर दी। किसकी? हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या किसने कर दी? कल्याण चंद चतुर्थ ने कर दी। जब इसकी हत्या की तो बोला जाता है कि इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका जब इसकी हत्या करेगा कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हो गई। तो क्या हुआ कि कुमाऊं पर होने लग गया रोहिला आक्रमण, रोहिला आक्रमण। इसकी स्टोरी शुरू, अब मेन पॉइंट इसका बोला जाता है, इसका जो मेन पॉइंट था आक्रमण करने का, रोहिला आक्रमण का चंपावत पर, कुमाऊं पर, वो था हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखें तो अब क्या हुआ कि हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या हुई। यहाँ है हमारे गढ़वाल में है प्रदीप शाह,
प्रदीप शाह, और हमारे कुमाऊं में कौन है? कल्याण चंद, कल्याण चंद चतुर्थ। तो ये चीजें ही। अब आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी जो रोहिला आक्रमण है वो कैसे क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। तो सन आता है 1743-44। 1743-44 में क्या हुआ? कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ। रोहिला आक्रमण, आक्रमण की पृष्ठभूमि हमने देखी कि तात्कालिक जो कारण बताए, जैसे कारण तो शुरू शुरू से होते हैं, जैसे भी हम भी देखे अपने सामान्य जीवन में, तो उसमें भी यही होता है कि धीरे धीरे कुछ चीज होती है, पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है या कोई सख्त डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब मेन पॉइंट जिसको बोला जाता है। तो वही इस समय जो बोला जाता है, जो मेन पॉइंट क्या था, वो हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या जब कल्याण चंद ने की, तो वो मेन पॉइंट माना जाता है, हिम्मत सिंह रौतेला। तो इसको आप देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या वो माना जाता है। तो अब जैसे 1743-44 में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध क्या हुआ कि रोहिलों ने आक्रमण कर दिया। अब रोहिलों ने आक्रमण कर दिया, तो इस समय चंद्रवंश से, जो चंद्रवंश का सपोर्ट कर रहा था, वो था देवी चंद, शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी। तो चंद्रवंश का नेतृत्व किया शिवदेव जोशी ने, और रोहिला का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था अली मोहम्मद। तो हम देखें कि चंद्रवंश में जो था, कल्याण चंद खुद नहीं गए, कल्याण चंद का वो किया शिवदेव जोशी ने। और इस युद्ध में क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुआ तो इसमें ये हार गया। कौन हार गया? कल्याण चंद, मतलब शिवदेव जोशी हार गया, और इसमें जो था रोहिला वो युद्ध को जीत गई। और जब वो युद्ध को जीत गई तो जो कल्याण चंद था, ये गढ़वाल, इसने प्रदीप शाह के दरबार में शरण ली। पहला जो रोहिला आक्रमण है उसकी अगर हम देखें तो पहला 1743-44 में पहला रोहिला आक्रमण हुआ, और जो कल्याण चंद चतुर्थ था उसका जो साथ दिया, उसका जो सेनापति बोले हम, तो वो था शिवदेव जोशी। युद्ध किसने लड़ा? शिवदेव जोशी ने लड़ा, और शिवदेव जोशी ने युद्ध लड़ा, और यहाँ थे अली मोहम्मद भाई साहब थे, जो रोहिला जो नेतृत्व कर रहे थे रोहिलों का, वो कर रहे थे अली मोहम्मद। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि अली मोहम्मद मतलब रोहिला युद्ध को जीत गए। जब रोहिला युद्ध को जीते तो कल्याण चंद ने ली गढ़वाल में शरण ली। तो पहला जो रोहिला आक्रमण था, पहले का क्या निष्कर्ष निकला वो हमने देखा, इसको कौन जीते? रोहिले जीत गए, पहला जो आक्रमण हुआ। फिर इसके बाद जो दूसरा बोला जाता है वो हुआ दूनागिरी का युद्ध। दूनागिरी का युद्ध, इसी की पृष्ठभूमि है। ये युद्ध भी वही हुआ, रोहिलों और किसके बीच हुआ? कुमाऊं चंद्रवंश, कल्याण चंद के बीच हुआ, कल्याण चंद के। तो ये चीजें हमने देखी, पहला हमने देख लिया। दूसरा हुआ दूनागिरी का युद्ध। तो दूनागिरी के युद्ध में बोला जाता है कि इसमें जो हुआ, गढ़वाल का जो प्रदीप शाह था उसने किसका साथ दिया? उसने दिया किसका? कल्याण चंद का। तो दूनागिरी के युद्ध में हम देखें तो दूनागिरी के युद्ध में प्रदीप शाह प्लस प्रदीप शाह हुआ, फिर यहाँ तक कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद चतुर्थ, कल्याण चंद चतुर्थ हुआ। फिर यहाँ था रोहिले थे, और इस युद्ध में क्या हुआ कि जब वही ये यहाँ से गढ़वाल गया था, कौन गया था? कल्याण चंद प्रदीप शाह के पास गया था। प्रदीप शाह को इसने बोला कि भाई पहला युद्ध तो हम हार गए हैं रोहिलों का, हो सकता है अभी वो कुमाऊं पर आक्रमण कर रहे हैं, इसके बाद वो गढ़वाल की ओर भी बढ़े। तो अपने को वो करने के लिए क्या किया कि अपनी सेफ्टी के लिए प्रदीप शाह ने भी बोला भाई ठीक है, हम इसका साथ दे देते हैं। किसका साथ? कल्याण चंद का। इन दोनों की संयुक्त सेना मिली दूनागिरी में, लगभग ये भी 43-44 में हुआ, 1743-44 में भी ये युद्ध माना जाता है। तो इस बीच ये युद्ध हुआ, इसमें भी क्या हुआ कि रोहिले इसमें भी जीत गए। अगर हम बोले इस युद्ध का निष्कर्ष हम देखें, इस युद्ध में भी रोहिले जीत गए, रोहिले जीत गए। क्या जीत गए? रोहिले इस युद्ध को जीत गए। फिर दिक्कत आई कि दोनों युद्ध हुए, दोनों में रोहिले जीत गए। फिर अब उसने तो संयुक्त सेना गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को उसने हरा दिया। फिर इसके बाद एक युद्ध हुआ, बाड़ा खेड़ी का युद्ध। अभी हम देखें तो फर्स्ट रोहिला आक्रमण हुआ 1743-44 में। यहाँ था शिवदेव जोशी था, और रोहिला से कौन था? अली मोहम्मद। तो इसमें क्या हुआ? इस युद्ध को रोहिला जीते, ये हार गए। फिर उसके बाद हुआ दूनागिरी का युद्ध, ये भी 1743 और 44 में माना जाता है। इसमें हुआ दूनागिरी का युद्ध, दूनागिरी का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ कि गढ़वाल की संयुक्त सेना, प्रदीप शाह भी थे,
प्रदीप शाह हो गए प्लस कल्याण चंद हो गया। इन दोनों ने सोचा कि इस समय हम रोहिलों को हरा देंगे, कल्याण चंद। तो ये हुआ और यहाँ थे रोहिला। इस युद्ध में भी क्या हुआ कि रोहिले जीत गए, ये दोनों हार गए। मतलब जो था रोहिलों ने संयुक्त सेना को हरा दिया। अब इसके बाद एक युद्ध आता है, उस युद्ध में बोला जाता है कि शिवदेव जोशी ने क्या किया कि रोहिलों को हरा दिया। फिर वो युद्ध आता है बाड़ा खेड़ी का युद्ध। बाड़ा खेड़ी का युद्ध, तो ये युद्ध 1745 में लगभग माना जाता है। और इस युद्ध में बोला जाता है कि इस युद्ध में शिवदेव जोशी ने नेतृत्व किया। और शिवदेव जोशी ने क्या किया, इसमें था शिवदेव जोशी, और इसमें शिवदेव जोशी जीत गए और रोहिले इसमें हार गए। तो रोहिला आक्रमण की जो पृष्ठभूमि है वो हमने देख दी कि हिम्मत सिंह जो रौतेला था, हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या किसने की, कल्याण चंद ने की। और तात्कालिक कारण इसी को बताया जाता है। तो कल्याण चंद, ये चीजें हमने देखी। 1743 में पहला हुआ शिवदेव जोशी था, यहाँ अली मोहम्मद था, इसमें रोहिले जीत गए। दूसरे में देखा कि संयुक्त सेना जो थी उत्तराखंड की, पूर्णागिरी का युद्ध हुआ, प्रदीप शाह प्लस कल्याण चंद, इसमें भी रोहिला जीत गए। तीसरी जो बाड़ा खेड़ी का युद्ध हुआ, उस बाड़ा खेड़ी के युद्ध में 1745 में यह युद्ध हुआ, इसमें शिवदेव जोशी ने रोहिलों को हरा दिया। तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि उसमें जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश जीत गया, ये हमने देखा। और इसके बाद कल्याण चंद ने खुश होकर जब शिवदेव जोशी जीता तो इसे तराई का सरदार बना दिया, तराई का सरदार। तो कल्याण चंद के बारे में जो चीजें हमने देखी, इसके टाइम में फेमस जो हुआ था वो यही हुआ था कि इसने जो था माणिकमल गेंडाबिस्ट और पूरणमल गेंडाबिस्ट की हत्या की और रोहिले आक्रमण इसके समय हुए। ये चीजें हमने किसके बारे में देखी, कल्याण चंद के बारे में देखी। अब हम आगे बात करें तो ये चीज हुआ तीसरा युद्ध जो बाड़ा खेड़ी का युद्ध था, उसको शिवदेव जोशी जीत गया और उसको तराई का सरदार नियुक्त किया गया। तो कल्याण चंद के बारे में है, ये चीजें महत्वपूर्ण है जो हमने पढ़ी, लगभग ये सारी चीजें। और अंतिम समय में बोला जाता है कि ये हो गया था, क्या हो गया था, अंधा हो गया था। काफी इसने हत्याएं की थी, ब्राह्मणों को मारा था, सारे कुंवरों को मारा था। तो अपने अंतिम समय में क्या हुआ था, ये अंधा हो गया था। कौन हो गया था, कल्याण चंद। तो कल्याण चंद के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने सारा पढ़ा। फिर इसके बाद अंतिम समय में और एक आता है कि चौमहल का निर्माण इसने किया था अल्मोड़ा में। चौमहल का निर्माण किया, कहाँ किया, अल्मोड़ा में। तो ये सारी चीजें हमने कल्याण चंद के बारे में देखी। एक बात थोड़ा लास्ट में रिकॉल करेंगे। अब कल्याण चंद के बाद शासक आता है, फिर वही प्रॉब्लम आती है कि वंशज मिलता नहीं है। कल्याण चंद के बाद शासक आता है दीपचंद। तो अब हम देखेंगे दीपचंद के बारे में। पहले था कल्याण चंद, फिर उसके बाद जो शासक बना वो बना दीपचंद। कल्याण चंद के बारे में जो भी चीजें थी हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं दीपचंद। तो दीपचंद जब शासक बना तो दीपचंद के बारे में एक फेमस होता है जो हमारे सेंटर में, जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है उसमें हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था, 1761 AD में। और इस समय जो गढ़वाल, जो कुमाऊं में चंद्रवंश चल रहा था, उस समय शासक था दीपचंद। तो बोला जाएगा कि भाई जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ हम देखें तो ये युद्ध हुआ मराठों प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अगर चंद शासक हम बोले तो वो था दीपचंद। तो बोला जाता है कि जब ये था तो अहमद शाह अब्दाली जो मुगल जो कुंवर थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें मदद करो। मदद मांगी किससे, चंद्रवंश से मदद मांगी। तो बोला जाता है कि जो दीपचंद था, दीपचंद ने इसकी मदद की थी। दीपचंद जो अपनी सेना को लेकर कहा गया था, पानीपत के तृतीय युद्ध में गया था। ये चीजें दीपचंद के बारे में एक यही चीज है कि भाई पानीपत के तृतीय युद्ध में चंद शासक कौन था, तो वो था दीपचंद। तो दीपचंद छोटा था तो कल्याण चंद ने क्या किया था कि इसका संरक्षक जो किया था वो शिवदेव जोशी को बनाया था। शुरुआत में इसका जो संरक्षक शिवदेव जोशी हमने देखा, बाड़ा खेड़ी का जो युद्ध था और रोहिलों को भगाया था वो किसने किया था, शिवदेव जोशी ने किया था। तो ये चीजें हमने देखी। तीसरा इसके बाद बोला जाता है कि जब अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली तीसरा पानीपत के तीसरे युद्ध को जब वो जीत गया तो उसने खुश होकर जिसने उसका साथ दिया था उसको उसने क्या किया कि कुछ उपहार दिए, कुछ भेंट दिए। तो यही इसी क्रम में हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि इससे दीपचंद को एक हाथी गिफ्ट किया। तो हाथी का नाम भी बताया गया है कि मकना नाम का हाथी दिया।
मकना जो हाथी का वैरायटी थी, हमला नाम बोला जाए तो मकना नाम का एक हाथी गिफ्ट किया। किसने? जिसने भी उसकी मदद की थी युद्ध जब वो जीता अब्दाली, तो उसने सबकी मदद की। तो उसी क्रम में दीपचंद को क्या मिला? एक हाथी मिला। तो इसलिए अब दीपचंद को क्या बोला जाता है कि ये इसका संरक्षक था। किसका? जब दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदेव जोशी इसका संरक्षक बना, तो इसलिए इसे कुमाऊं का बैरम खान बोला जाता है। ये हमने देखा। तो जैसे बैरम खान ने किसके? अकबर का था, अकबर का संरक्षक था बैरम खान। बैरम खान तो इसीलिए वो उपाधि दे दी कि चलो यार भाई इससे संरक्षक है शुरुआती तौर पे। जैसे गढ़वाल में भी हमने देखा कि रानी कर्णावती जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, रानी कनक देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी, ये काफी थी वो हम गढ़वाल में। इसके बाद पवार वंश चलेगा, उसमें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हुआ एक युद्ध बोला जाता है तामाढोन का युद्ध। तामाढोन का युद्ध, तामाढोन का युद्ध। तो ये बोला जाता है कि ये युद्ध हुआ था प्रदीप शाह के बीच। प्रदीप शाह तो इन दोनों ने पहले जो दूसरा युद्ध था, रोहिलों ने जब आक्रमण किया था, दूनागिरी के युद्ध में दोनों ने साथ में मिलकर रोहिलों पर आक्रमण किया। रोहिलों को मतलब लड़ाई की, जीते तो रोहिले थे, पर साथ दिया था। उसके बाद इन्हीं के बीच युद्ध हो गया। तो इस युद्ध में भी बोला जाता है कि इस युद्ध में जो था प्रदीप शाह हार गया और कौन जीत गया? हमारा ये दीपचंद इस युद्ध को जीत गया। दीपचंद क्या हुआ? युद्ध को जीत गया। तो तामाढोन का युद्ध बोला जाए तो तामाढोन के युद्ध किसके बीच हुआ? प्रदीप शाह व चंद्रवंश में दीपचंद के बीच हुआ और इस युद्ध को दीपचंद जीत गया। अगर ये युद्ध का अगर सन पूछा जाए तो 1752 का ही 1752 है और जो वन लाइनर है उसमें 1755 है। तो देखते हैं कि आगे फैक्ट जो था, जो एक्चुअल आंसर है वो हम देखेंगे। तो 1752 और 1755 तो तामाढोन का युद्ध हुआ, इसमें ये जीत गया। फिर बोला जाता है कि बाद में इनके बीच मैत्री हो गया था। तो ये ऐसे ही बोला जाता है कि युद्ध हुआ था, पर जो था युद्ध का ये तामाढोन का युद्ध अगर बोला जाए तो ये। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये दीपचंद राजा था। फिर इसके बाद दीपचंद को बोला जाता है कि फर्त्याल जो शिवदेव जोशी था, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि फर्त्यालों ने इनके वंशजों की हत्या कर दी। फर्त्याल जो दल थे, जो शिवदेव जोशी था, शिवदेव जोशी, तो इनकी हत्या कर दी, इनके बेटों को भी हत्या कर दी। और इनमें एक हर्षदेव जोशी जो फेमस आते हैं, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी जो थे वो बच गए थे। बाकी इसके बाद हम देखें तो कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है। किसको? हर्षदेव जोशी को बोला जाता है। काफी कुछ। अब इसके बाद चंद्रवंश अब अपने पतन के हो गए, 2-4 राजा आएंगे, उसके बाद जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें, अब इसके बाद जो राजा आता है वो आता है मोहन चंद। तो इसकी एक रानी थी, किसकी? दीपचंद की एक रानी थी श्रृंगार मंजरी। अगर बोला जाए श्रृंगार मंजरी थी, वो थी दीपचंद की रानी। तो इसने क्या किया कि एक मोहन चंद था, मोहन सिंह था इसका नाम। वैसे मोहन सिंह को क्या किया कि यहाँ बक्सी बना दिया, बोल के इसे बोला कि भाई आप यहाँ, किससे? दीपचंद को बोला कि इसे सेना में कुछ बना दो। ये इसकी एक रानी थी, किसकी? श्रृंगार मंजरी थी, दीपचंद की रानी। और मोहन चंद को इन्होंने चंद्रवंश में एंट्री कैसे दी? एक बक्सी बना के। फिर उसके बाद मोहन सिंह जो था वो मोहन चंद के नाम से आगे जो बना वो राजा बना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहन चंद के बारे में। एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मोहन चंद के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा जगत चंद ने क्या क्या किया। फिर उसके बाद हमने देखा देवी चंद के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक बनना चाहता था। फिर उसके बाद अजीत चंद, विष्णु भाइयों ने दोनों की हत्या कर दी। फिर उसके बाद हमने देखा कल्याण चंद राजा बना। फिर कल्याण चंद जब राजा बना तो कल्याण चंद ने सबसे पहले विष्णु भाइयों को मरवाया और उसके बाद हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या की। और हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या बोला जाता है रोहिला आक्रमण की पृष्ठभूमि, इसको माना जाता है। तो इसके धीरे धीरे हमने जो पढ़ा, जो भी हुआ। फिर उसके बाद हमने अगला शासक पढ़ा दीपचंद। तो दीपचंद के काल में हमने क्या देखा कि दीपचंद के काल में जो था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। और इसने जो अहमद शाह अब्दाली जो युद्ध को लड़ा था उसकी मदद की, किसने? दीपचंद ने। और फिर उसने मकना नाम का हाथी दिया। तो धीरे धीरे हम आगे देखें। इसके बाद मोहन जो था मोहन सिंह, मोहन चंद के नाम से कुमाऊं में राजा बनता है। इसके बाद धीरे धीरे मोहन चंद, फिर महेंद्र चंद, फिर उनके गढ़वाल के साथ 1779 में एक युद्ध आता है, बंगवाली पोखर का युद्ध 1779। इसके बाद जो था हर्षदेव जोशी था, हर्षदेव जोशी की एंट्री हो जाती है। और हर्षदेव जोशी जो थे, इसके बाद जो कुमाऊं वंश में जो पतन का कारण होता है, ये यही करते हैं। ये कभी किसी को लेते, कभी ये। इसके पहले गढ़वाल में एक था प्रद्युम्न चंद,
इनको भी ये गढ़वाल पर बोलते हैं कि कुमाऊं पर आक्रमण करो, पंवार वंश को बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो था गोरखों को यहाँ लाने का श्रेय बोला जाता है। गोरखों ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो बोला जाता है कि हर्षदेव जोशी ने ही उन्हें एंट्री दी थी। हर्षदेव जोशी उनके पास गए थे, बोला था यहाँ कोई राजा बचा नहीं। फिर उसके बाद 1790 में हम देखते हैं, 1790 में क्या हुआ कि जो गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, गढ़वाल पर 1791 में किया, पर वो जीते नहीं। तो 1790 में माने तो 1790 में कुमाऊं में क्या हो जाता है, गोरखों का अधिकार हो जाता है। तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का किंग मेकर बहुत कुछ बोला जाता है। तो कल से हम थोड़ा हर्षदेव जोशी देखेंगे और 2-4 दिन में लगभग चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। तो कल हर्षदेव जोशी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यही रखते हैं, तो कल देखेंगे हर्षदेव जोशी के बारे में। तो आज की क्लास में रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।